सर कोई कैंसिल कर रहा है बार बार। यस सर, कोई कैंसिल कर दे रहा है। सर आपका सिस्टम हैक कर दिया सर। सर आनंद आनंद सर ऑफ कर दे रहा है, आनंद सर। कौन? रवि रंजन नाम है उसका। नहीं सर, हर्षित राज, उसी के नाम का नोटिफिकेशन आ रहा बार बार। हर्षित राज का नहीं आ रहा है सर। हर्षित राज का रास्ता बार बार। ठीक है। एक बार फिर से है ना, अटेंडेंस आप लोग मार्क कीजिएगा एक बार। हो सकता है रिकॉर्डिंग में वो ना आए, ठीक है ना। आप लोग, मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग मार्क करते जाइए एक बार, ठीक है। सर आप मैसेज कर दीजिए कुछ, फिर वहां से स्टार्ट करते हैं अटेंडेंस फिर से। यस यस यस, अभी कर देते हैं। अभी रुक जाओ सब। अरे रुको ना यार, समझ में नहीं आ रहा। चलिए अब करते जाइए, मैं लेक्चर स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए बेसिकली देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सबसे पहला चीज ये देखना है कि व्हाट इज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो पार्ट है, बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। ओके, वेयर we read about what are the different stages of software development. ओके, जहां पे हम लोग ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हम लोग वहां पे करते हैं। तो बेसिकली देखिए, अभी आप लोग पिछले सेमेस्टर के अंदर में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। ओके, सैड जिसको बोलते हैं, जिसने आपने पढ़ा भी है। इसके अंदर में बहुत सारी चीजें आपने जो पढ़ी थी, और क्लास के अंदर में मैंने ये चीज आपको बताया था कि जो नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर में आप लोग को जो एक आएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो कि आप लोग क्या यूज करेंगे, बेसिकली आप लोग यूज करेंगे कहाँ पे, जहां पे आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो बेसिकली क्या है, इसके बारे में हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर में सबसे पहला जो टर्म्स है, इसके अंदर में ये चीज आपको है कि सबसे पहले आपको देखना है कि व्हाट डू मीन बाय सॉफ्टवेयर, ठीक है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, व्हाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नीडेड, ठीक है ना। दैट मीन्स कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्या क्या टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का किस तरीके का रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को हम लोग इसमें डेवलप करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जिसके अंदर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। देखिए देखिए, सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजीनियरिंग। ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द बेसिकली अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस वेयर we study about what are the different stages of software development. क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द सॉफ्टवेयर, एंड देन वी फोकस ऑन द टर्म व्हाट इज द इंजीनियरिंग। क्लियर, बेसिकली सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर, ओके। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली आप लोग ये टर्म्स हमेशा यूज करते हैं कि व्हाट इज द सॉफ्टवेयर ऑलरेडी। ओके, तो सॉफ्टवेयर का डिफिनेशन कोई बता सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर, एनीवन? Software is a set of programs, whereas Good. programs are the set of instructions. Very good. Basically, we can say that software is a collection of instructions that is used to perform any specific task. ठीक है ना, यही बोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ एनी इंस्ट्रक्शंस। इसको और अगर आप मॉडिफाई करें तो ये बोल सकते हैं दैट मे बी रिटन इन एनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, इट मे बी high level language or it may be low level language or it may be middle level language to perform any specific task. Clear, ठीक है। तो ये जो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर का काम है, ये तो सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते किससे हैं, बेसिकली सॉफ्टवेयर इज जस्ट लाइक अ टूल दैट विल बी डेवलप्ड बाय यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का मतलब बेसिकली जो आज के टर्म्स में हम लोग ये समझते हैं
कि दैट मीन्स कि किसी भी स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करने के लिए वी आर यूजिंग द टर्म सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर का मतलब क्लियर है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर में सबसे पहले हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ओके। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर? देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। फर्स्ट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, second is the application software, and third is the utility software. Okay, we already know about the what are the meaning of system software, what are the meaning of the application software, and what are the meaning of the utility software. Okay, so first we discuss about the system software. Okay, basically system software is a type of software that is just like as an interface बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर, ओके, जो कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में जस्ट लाइक एन इंटरफेस का काम करता है, एक मीडिएटर का काम करता है, दैट इज नोन एज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इट मे बी simple, we can say that it may be all the operating systems, it may be the licensed operating system, or it may be ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होगा, जैसे लिनक्स है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ओपन सोर्स है, और जिसके लिए आपको दैट मींस कि वी हैव टू नीड अ लाइसेंस। जैसे विंडोज का जितना भी है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 है, ठीक है, विंडोज एक्सपी था पहले, ये सारे किसके अंदर में आएंगे? दीज आर इन द कैटेगरी ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली अब आप ये सोचेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर में ये सब चीज क्यों बताया जा रहा है? देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो एक एरिया है, इट इज नॉट अ वेरी नैरो एरिया, इट इज अ ब्रॉड एरिया, ठीक है। ये बहुत बड़ा इसका एक एरिया है। इस एरिया के अंदर में आप हर चीज वो चीज देख सकते हैं जो कि आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ये किसी भी पर्टिकुलर एक जैसे बेसिकली सॉफ्टवेयर में मैंने आपको सिस्टम, विंडोज ये सब बताया। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग plays a very important role in develop any type of software. Okay, it may be Windows based, it may be web based, it may be mobile based, or it may be Android based. किसी तरीके का अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये सारे तरीके के सॉफ्टवेयर को हम लोग यहाँ पे डेवलप हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या करता है? इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म। ये क्या करता है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और उसमें ये चीज हमें बताया जाता है कि किस तरीके से, दैट मींस कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस दैट विल बी यूज्ड टू डेवलप एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट द SDLC, दैट इज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन इन योर प्रीवियस सेमेस्टर। ओके, आप लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ SDLC। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जैसे मैं आपको बार बार ये चीज बताता था, सैड के अंदर में जो भी कॉन्सेप्ट थे, वो पूरा का पूरा जो आपका सैड था वो टोटली डिपेंड्स अपॉन द SDLC। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वी कैन से दैट कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ सैड, ठीक है ना। सैड एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या है? एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ सुपर सेट, ठीक है। इसके अंदर में वो सारी चीजें हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लियर है। सेकंड में जो आते हैं बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, आज के सिनारियो में अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, बेसिकली आज के एज में जैसे TCS है, विप्रो है, इन्फोसिस है, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनका जो मेन बेस है, वो बेस क्या है? दैट आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं? ये डेवलप करते हैं, ठीक है। तो और बेसिकली जो हमारा पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। देखते होंगे आप लोग प्ले स्टोर के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस आते हैं, जिसको एप्स बोलते हैं आप लोग, एप्लीकेशंस को, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी हम लोग क्या कर सकते हैं? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू उसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इट डज नॉट प्रोवाइड्स अ प्रोग्रामिंग अप्रोच। ये चीज हमेशा माइंड में रखिए कि एक आपको प्रोग्रामिंग अप्रोच ये नहीं बताएगा। इट जस्ट लाइक अ प्रोवाइड अ मैकेनिज्म। ये क्या आपको एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू दैट मींस कि आपको एक कॉन्सेप्ट बताएगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स टास्क को आप किस तरीके से एक सीक्वेंस के थ्रू, दैट मींस कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आप उसको कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली विंडोज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अब हमें देखना है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज व्हाट?
बेसिकली इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क, ठीक है ना। किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, विंडोज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे आप MS ऑफिस यूज कर रहे हैं, ठीक है, MS ऑफिस आप यूज कर रहे हैं, या जो भी आप सपोज कीजिए कि पेंट यूज कर रहे हैं, या PDF है, ठीक है, या किसी भी MP3 प्लेयर है, ये जितने भी तरीके का कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हैं, या जो भी टूल्स यूज कर रहे हैं, जो भी एप्स यूज कर रहे हैं, ये इट इज इन द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे बहुत लोग जैसे अकाउंट्स में टैली देखते हैं, तो टैली इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी फर्दर कैटेगराइज इनटू द टू पार्ट्स, ओके। टू पार्ट्स दैट मींस कि वन इज द नेट standalone application and second is the networking based application software, okay. Standalone application software and networking based application software, what is the difference between them? A standalone application is the application software that works on a single system, किसी एक सिंगल सिस्टम पे अगर हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या बेसिकली यूज कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द स्टैंड-अलोन एप्लीकेशन। जैसे आप लोग पिछले जो सेशन था उसके अंदर बहुत लोग ये बोल रहे थे कि जावा के अंदर में हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं क्या, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपने अपने लिए एप्लीकेशन डेवलप किया और आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ आप उसको खुद सेल्फ यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। सेल्फ यूज का मतलब हो गया जैसे आपने कोई क्विज बनाया और उस क्विज को आपने सिंपली क्या किया, उस प्रोग्राम को बनाया और आपने उस प्रोग्राम को अपने सिस्टम पे रन कर लिया, ठीक है। तो दैट मीन्स कि उसके लिए यूजर तो आप ही हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि एक एप्लीकेशन है, एक यूजर है और एक सिस्टम है, ओके। सच टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज अंडर द कैटेगरी ऑफ द स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, ओके। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, क्लियर। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का मतलब ये हो गया कि द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन अ सिंगल सिस्टम ओनली, ठीक है। मल्टीपल सिस्टम पे वर्क नहीं कर रहा है, वो सिंगल सिस्टम पे काम कर रहा है, सिंगल यूजर के लिए काम करेगा, दैट इज नोन एज द स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। अब इसको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन और करते हैं। सपोज कीजिए आपने क्या किया कि एक ही प्रोग्राम है, ठीक है। आप सपोज कीजिए कि आपके पास 10 सिस्टम है, जैसे हम बात करते हैं लैब की। आपने एक प्रोग्राम बना लिया क्विज का और क्विज अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं, उस क्विज को लेकर के आपने क्या किया, अलग अलग सिस्टम पे डाल दिया, ठीक है। जैसे 10 सिस्टम है, सारे सिस्टम पे डाल दिया और वहां पे अलग अलग 10 स्टूडेंट्स उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो सिस्टम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन नहीं होगा, ठीक है। वो भी एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन ही होगा, क्योंकि सारे सिस्टम इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड विथ ईच अदर, क्लियर है ना। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर। नेक्स्ट जो है वो है दैट इज द नोन एज द नेटवर्किंग बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेटवर्किंग बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि बेसिकली इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर that runs on a multiple system at a time, ठीक है। इसका एकदम रियल टाइम एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका रियल टाइम एग्जांपल हो सकता है ऑनलाइन एग्जाम। जैसे अभी भी जितना आप देखते हैं ना ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है, जैसे IIT का है, नेट का है, जितना भी ऑनलाइन होता है, तो बेसिकली क्या होता है, सॉफ्टवेयर तो आपका एक ही है, लेकिन वो क्या होता है कि उस पे एक बार में मल्टीपल जो आपके पार्टिसिपेंट होते हैं उसको यूज कर सकते हैं और डिफरेंट के लिए डिफरेंट आपका क्या होगा, उसका मार्क्स जनरेट होता है ना। तो इस तरीके का जो सिस्टम होगा नेटवर्किंग बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। दैट मींस कि वैसा कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स ऑन द डिफरेंट सिस्टम ऑन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब ये है, जैसे सपोज कीजिए कि हमारा दो सिस्टम है, ठीक है। और अगर आप एक सिस्टम और दूसरे सिस्टम को हम लैन के थ्रू या किसी केबल के थ्रू हमने कनेक्ट किया हुआ है, दैट मींस कि वी कैन शेयर द डेटा फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके का जो एक सिस्टम होता है, दिस इज नोन एज द नेटवर्किंग बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्लियर है। तो बेसिकली आपने ये समझ लिया कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टैंड अलोन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्किंग बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्लियर है, ओके। द नेक्स्ट इज utility software. Utility software is basically it is the just like a program that is used to prevent our system from the illegal programs. Illegal programs का मतलब क्या होता है, that means कि the virus. जैसे आपको पता होता है कि जैसे कोई भी अगर आप वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने पेन ड्राइव है, अगर आप किसी सिस्टम में लगा रहे हो, ठीक है, और फिर आपने उसको लेकर के किसी अपने लैपटॉप में लगाया,
आप देखते होंगे कभी कभी क्या होता है कि उस जितने भी फोल्डर्स के अंदर में जो सब फोल्डर्स होते हैं वो ऑल आर कन्वर्टेड इन द EXE में वो क्या होते हैं ऑलरेडी वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो EXE में जब वो कन्वर्ट होता है तो उसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स कि आप उसको एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वो फाइल क्या कर सकते हैं, जब आप फाइल को क्लिक करते हैं तो आप जब क्या बोलता है डज नॉट ओपन, उसको आप ओपन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। या कुछ इस तरीके का एरर देगा जो कि आपको थोड़ा सा लगता है कि हाँ जो बेसिकली जो एक स्मूथली आप कंप्यूटर पे वर्क कर पाते हैं उस तरीके से वर्क वहां पे नहीं परफॉर्म हो पाता है, ठीक है। तब आपको लगता है कि नहीं हमारा ये फाइल जो है, जो हमारा डेटा है वो क्या हो गया है, या तो इन्फेक्ट हो गया है फ्रॉम एनी वायरस, और आप ये बोल सकते हैं या तो करप्ट हो गया है, ठीक है ना। तो बेसिकली इस तरीके का बेसिकली जो सिचुएशन क्रिएट होता है, इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, आप बेसिकली हम लोग क्या करते हैं एंटीवायरस यूज करके और अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इस तरीके का जो बेसिकली एक सिस्टम होता है ये हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा है कंप्यूटर के अंदर में, जो भी हम डेटा रखते हैं वो आपका क्या होता है सेफ होता है। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर that prevent our system from the illegal programs, that means from the viruses। इसके अंदर में कौन किस तरीके के सॉफ्टवेयर आ सकते हैं, इसके अंदर में वो सारे सॉफ्टवेयर आएंगे जो कि आपका क्या हो सकता है, जो कि जैसे एंटीवायरस जैसे NPAB है, नॉर्टन है, क्विकहिल है, ये जितने भी सॉफ्टवेयर जो हम लोग एंटीवायरस यूज कर सकते हैं ऑल आर इन द कैटेगरी ऑफ द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओके। तो बेसिकली जो मैंने अभी बताया आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट विल बी यूज्ड, ओके, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट विल बी डेवलप्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ओके, क्लियर। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सर एक बार। ओके ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखिए बेसिकली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि बेसिकली आप ये समझिए कि आपके कंप्यूटर है, ठीक है, पर्सनल लैपटॉप यूज करते हैं, मोबाइल के अंदर में जो USB कार्ड जो आप मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, बेसिकली व्हाट इज द पर्पस, आवर पर्पस इज टू स्टोर आवर डेटा इन इफिशिएंट वे, यही होता है ना पर्पस, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि अगर हम डेटा स्टोर करके रख रहे हैं और वो हमारा डेटा इन्फेक्ट हो जाए, ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर हमारा डेटा लॉस हो गया तो इट इज ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर अस, होता है ना। अगर मान लीजिए कि कोई आपका डेटा है, इंपॉर्टेंट नोट्स है या कोई इंपॉर्टेंट कोई प्रोग्राम की फाइल्स आपने अगर बना करके रखी हुई है, ठीक है, वो सारी चीज आप रख रहे हैं और उसके बाद भी वो क्या हो रहा है कि आपका डेटा क्या हो रहा है कि इन्फेक्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स कि आपके लिए एक सिचुएशन होगा ना, ये आपके लिए क्या होगा, एक पैनिक सिचुएशन होगा जिसमें आपको ये लगेगा कि हम डेटा स्टोर कर रख रहे हैं लेकिन वो हमारा डेटा क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। तो इस डेटा को रिकवर करने के लिए या इस डेटा को इस तरीके का जो मिसहैपनिंग हो रहा है, इस मिसहैपनिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एंटीवायरस यूज करते हैं, ओके, समझ में आ गया। तो एंटीवायरस जितने भी हैं ऑल आर इन द कैटेगरी ऑफ द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया आपको, NPAB है, ठीक है, इसके बाद नॉर्टन है, क्विकहिल है, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीवायरसेस दैट आर used to प्रोटेक्ट आवर डेटा। वेरी गुड, यूज टू प्रोटेक्ट आवर डेटा। अब आप ये चीज समझिए कि जो भी हम लोग बेसिकली जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर है, हमारा सॉफ्टवेयर जो बेसिकली हम यूज कर रहे हैं, छोटा से छोटा सॉफ्टवेयर है या बड़ा से बड़ा सॉफ्टवेयर है, व्हाट इज द मेन इश्यू, व्हाट इज द रीजन टू यूजिंग द सॉफ्टवेयर, एनीवन? Sir, can you repeat the question? Yes, what is the reason of using the software, and we can also say that what is the advantage of using the software? सर किसी भी काम को इजीली कर देता है और फास्ट। ओके, तो डाटा को स्टोर करने में गुड, वर्क इजी कर देता है। ह्यूमन मशीन से कम्युनिकेट करने में,
ओके, अमन आप बताइए। Sir, we can say it is an approach for better efficiency in. ओके राइट। ओके, जितने लोगों ने रिप्लाई किया है ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सही बताया है। दैट मीन्स कि जो एक अप्रोच होता है सॉफ्टवेयर यूज करने का, यू आर वेरी नियर टू यू नियर। बेसिकली देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। सॉफ्टवेयर जैसे आपका पासपोर्ट सिस्टम है, ठीक है ना, या किसी भी तरीके का ई गवर्नेंस के लिए जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि आप लोग का ऑनलाइन मार्क्स ही एंट्री होता है यूनिवर्सिटीज के अंदर में, तो दैट विल बी एंटर्ड बाय द ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है ना, उसका एक ऑनलाइन पोर्टल होता है, उसके थ्रू हम लोग करते हैं। तो देखिए सॉफ्टवेयर यूज करने का बहुत सारा ही एडवांटेजेस है। सबसे देखिए कोई छोटा से छोटा सॉफ्टवेयर हो, बड़ा से बड़ा सॉफ्टवेयर हो, उसका जो मेन रीजन यही होता है कि हम डेटा को स्टोर करना चाहते हैं इन इफिशिएंट वे। ओके, अगर सपोज कीजिए हमारा पासपोर्ट सिस्टम है, तो पासपोर्ट सिस्टम के अंदर में अगर जो भी हमारा डेटा हम इनपुट कर पा रहे हैं, वो सारा एंट्री अगर हम दे पा रहे हैं डेटा को, ठीक है, तो डेटा को एक पोर्टल प्रोवाइड किया जा रहा है जहां पे हमका डेटा क्या है, सिक्योर है। सिक्योर का मतलब सेफ है। अगर आप ये सोचिए कि पासपोर्ट सिस्टम का जो डेटा है, अगर जैसे आपका एक पेन ड्राइव में है या कहीं किसी स्टोरेज पे आप रखा हुआ है डेटा, और डेटा लॉस्ट होता है, तो आपको कितना लगता है कि नहीं डेटा हम कैसे रिकवर कर पाएंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर उस तरीके का अगर हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, जैसे पासपोर्ट सिस्टम है, ऑनलाइन किसी भी तरीके का ई गवर्नेंस का है, अगर वो पूरा का पूरा अगर हम डेटा अगर हमारा लॉस हो जाए, तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। यानी गवर्नमेंट का जो भी पासपोर्ट का डेटा है वो सारा फिनिश, ठीक है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर का जो मेन काम यही होता है कि हम डेटा को किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखें, ठीक है। दैट मीन्स कि एवरी ए गुड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स ए रिकवरी पॉलिसी आल्सो, ठीक है ना। दैट मीन्स कि कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर में अगर हम डेटा वहां पे रख रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हमारे पास एक ऐसा टूल होना चाहिए, बैकअप टूल होना चाहिए कि जिसके अंदर में हम डेटा को रिकवर भी कर पाए। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इस तरीके का दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ द सॉफ्टवेयर। ओके, अब जो यहाँ पे नेक्स्ट है, बेसिकली नाउ आई वांट टू प्रेजेंट, ये रिकॉर्डिंग कौन ये कर रहा था बार बार ये इस तरीके से आगे से, दिस इज द लास्ट वार्निंग फ्रॉम माय साइड। इस तरीके से आप लोग नहीं करेंगे कि अगर रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रिकॉर्डिंग स्टॉप करें। पिछले सेशन में भी ये चीज हुआ था। ओके, वो आइडेंटिफाई कर लूंगा मैं कि कौन किसने किया था वो चीज। तो इसीलिए जो भी अगर इस तरीके का एक्टिविटी कर रहा है उसके लिए लास्ट वार्निंग है। अगर आगे से इस तरीके का होगा तो फॉर 15 डेज आपका जो अटेंडेंस होगा वो अनमार्क किया जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। This is the software. Okay, basically software is a collection of program which perform a specific task. Okay, it may be written in any high level language or middle level language. We already discussed about it. Next, types of the software, that is the system software, application software and utility software. Okay, we already discussed about the system software, application software and utility software. Okay, now this is the system software. Okay, we already discussed what do you mean by the system software. Here we see what are the example: Windows XP, Vista, Linux, Unix. Linux is the open source. Okay, this is the application software, the software which perform a specific task or to solve any problem like MS Office, VLC, Google Chrome, Photoshop, Adobe Reader, etc. Okay, now types of application software: standalone application software and networking based application software. Okay, now standalone application software,
The software which runs on a single system at a time is known as the standalone application software. For example, a tally software used by the shopkeeper. Okay, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. जस्ट लाइक मैं पीपीटी आपको एक बार दिखा रहा हूँ. ठीक है, ये पीपीटी मैं शेयर भी कर दूंगा. ठीक है ना, आप लोग का जीसूट का क्लासरूम में बना दूंगा कल. ठीक है, और फिर आप लोग का जो क्लास होगा ये सेशन, उसके अंदर मैं आपको कोड में बता दूंगा, देन आप लोग ज्वाइन कीजिएगा उसको. ओके, ठीक है. बीसीए थर्ड ए के लिए अलग होगा और बीसीए थर्ड बी के लिए अलग होगा. दोनों के लिए अलग अलग बना देंगे. ठीक है, वॉइस इज ऑडिबल? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Now networking based, a software which runs at more than one system at a time is known as the networking based application software. Software used in banking department, mega marts or big bazaar, etc. Okay. Utility software, these are the different types of utility software you can see in the slide. Now we already discussed about software. Okay, now we have to concentrate on the second one, that is the engineering. Okay, basically engineering, ये जो terms है यहाँ पे मैंने लिखा भी है definitions, लेकिन anyone can say that what do you mean by engineering? Sir, to build or to develop to build or to develop, simple. Okay, to build or To develop for some specific task. Okay. Anyone or? बेसिकली देखिए, ठीक है, इंजीनियरिंग के अंदर में किसी भी चीज को हम बिल्ड करते हैं, ये तो ओके है. ठीक है, देखिए दो तरीका होता है. एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं. जब भी आपको कोई सपोज कीजिए आपको कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कराना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, दो तरीके का वर्क करा सकते हैं हम लोग. कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत लोगों को देखते होंगे आप कि जो आर्किटेक्ट होता है, बहुत लोग आर्किटेक्ट के पास जाते हैं. ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं कि खुद से ही वो नेट से देख करके या खुद ही आर्किटेक्ट बन जाते हैं. ठीक है, वो ड्रॉ कर दिया कि हाँ ये सारी चीजें होंगी. लेकिन जो एक ठीक है, आपका कंस्ट्रक्शन भी बिल्ड हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा. लेकिन एक आर्किटेक्ट जो एक डिजाइन करेगा और एक जो अनप्रोफेशनल आदमी डिजाइन करेगा, दोनों में डिफरेंस होगा. Yes, sir. ओके, देखिए जो एक आर्किटेक्ट है, दैट मीन्स कि बेसिकली जो वर्ड इंजीनियरिंग है, दोनों के जो एक अनप्रोफेशनल आदमी और एक प्रोफेशनल है, दोनों ने क्या किया है कि किसी सिस्टम को बिल्डअप कर रहा है. लेकिन किसी भी सिस्टम को बिल्ड करने के लिए एक उसके पीछे जो एक मैकेनिज्म है, हम उस मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे. ठीक है, लेकिन जो एक आर्किटेक्ट है, दैट मीन्स कि उसको ये चीज पता होगा कि अगर हम किसी भी सपोज कीजिए कि रूम, हम अगर कोई भी रूम ले रहे हैं, उसका एरिया अगर हम ले रहे हैं, तो दैट मीन्स उस आर्किटेक्ट को पता होना चाहिए कि वो जो एक आर्किटेक्ट होता है, दैट मीन्स कि वो सिर्फ वो आर्किटेक्चर ही नहीं डिजाइन करेगा, उसको कुछ सिविल नॉलेज भी होता है. सिविल का मतलब क्या हो गया कि दैट मीन्स कि रूम की जो साइज होती है वो कितना होगा, तो उसके ऊपर में हम कितना मटेरियल या क्या क्या चीजें हम उस पर डाल सकते हैं. ठीक है, दैट मीन्स कि उसके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. ठीक है ना, दैट मीन्स कि वो किसी भी एक मैकेनिज्म को फॉलो करके वो सारी चीजों को वो बनाता है. दैट मीन्स कि उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजंस भी होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली एक जो प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल दोनों के अंदर में डिफरेंस वही है. ठीक है, तो जो एक प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल के बीच में डिफरेंस है, वही इंडिकेट करता है आपका इंजीनियरिंग. ठीक है, बेसिकली इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म that consists some methods or ways to solve any problem. Okay, it is the approach which generates a product. जैसे अमन ने भी बोला, ये क्या करता है, जस्ट लाइक एक कंस्ट्रक्ट या बिल्डअप करते हैं. ठीक है, कंस्ट्रक्ट या बिल्डअप करते हैं, लेकिन ये किसके थ्रू करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म. दैट मीन्स कि जैसे आपको मैंने साइड में बताया था कि सॉफ्टवेयर डेवलप, जैसे मान लीजिए कि प्रोग्रामिंग करते हैं आप. ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के लिए जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बोल दिया कि आपको क्या करना है, एक परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के प्रोग्राम को सी में इंप्लीमेंट करना है. ठीक है, मैंने आपको बता दिया. लेकिन अगर सपोज कीजिए कि सी में आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, यू आर द बेस्ट कोडर,
लेकिन अगर आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है, ओके, अगर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो क्या आप कोड कर सकते हैं? नो सर। नहीं ना, तो दैट मीन्स कि फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ओके। तो सबसे पहले आपको ये पता होना पड़ेगा कि व्हाट इज द परमुटेशन एंड व्हाट इज द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, ठीक है। जब तक आप उस चीज को एनालाइज नहीं करेंगे, जब तक उसके कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे नहीं, तब तक आप क्या कर सकते हैं? वी डू नॉट इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ permutation and combination by using C programming. Clear? Am I right? Yes sir, we can Okay. say systematic approach. Yes, very good. We can say that the systematic approach or systematic mechanism, we have to use some mechanism, we have to use some methods, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई मेथड्स हम कहीं से रैंडमली वहां से पिकअप करना है, नहीं। दैट मीन्स कि हमको वो चीज पता होना चाहिए कि अगर हमें सपोज कीजिए कि क्वेश्चनायर रेडी करना है, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स दैट आर यूज्ड टू डेवलप एनी क्वेश्चनायर, ओके। आपका उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर में क्वेश्चंस का लेवल किस तरीके का हो सकता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चनायर को सामने वाले किस तरीके के यूजर्स इसको यूज करेंगे, क्लियर है ना। तो दैट मीन्स कि जो भी उसका एक्सटर्नल इंटरनल जो भी आपका मैकेनिज्म है, दैट मीन्स कि आपको ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे थे प्रोग्रामिंग, देखिए PDLC, दैट मीन्स कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो बेसिकली एक वर्ड यूज करते हैं, जैसे SDLC के बारे में आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हैं, जहां तक मुझे लगता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में। उसी तरीके से अगर SDLC के अंदर से S वर्ड को अगर हम इलिमिनेट कर दें, S को अगर हटा दें और वहां पे हम P को रिप्लेस कर दें, तो हमारा एक टर्म बन जाता है PDLC, दैट मीन्स की प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट लाइफ, ठीक है ना। तो प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि दैट मीन्स कि व्हाट आर द डिफरेंट साइकिल्स और व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स दैट विल बी यूज्ड टू परफॉर्म एनी प्रोग्राम, ठीक है। सपोज कीजिए आपको ये बताया जाता है स्टार्टिंग में कि फर्स्ट वी हैव टू राइट एल्गोरिदम, देन वी हैव टू यूज द फ्लो चार्ट, ओके, एंड देन द pseudo code, and in the last we write the code, ये बताया जाता है ना आपको, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एल्गोरिदम का। What is the use of the algorithm? Algorithm is nothing, it is just like a sequential steps to solve any type of problem, okay। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम के अंदर में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टेप को फॉलो करते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट क्या काम करना है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, देन थर्ड स्टेप क्या होगा, यही काम करते हैं ना वहां पे। तो बेसिकली क्या है, एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। ये क्या है? एक तरीके का फाइनाइट सीक्वेंस का एक कलेक्शन है जिसके थ्रू हम किसी भी वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो एल्गोरिदम अगर आपको लिखना है, दैट मीन्स कि वी हैव जाएंगे और आप सिंपली जाकर के स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरीके से वहां पे राइट डाउन करेंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए दैट मीन्स कि फर्स्ट वी हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम, दैट मीन्स कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजों को एनालाइज करना होगा आपको, ठीक है। आफ्टर द एनालिसिस, ओके, वी कैन राइट द एल्गोरिदम, तभी आप क्या करेंगे, एल्गोरिदम बनाएंगे, एल्गोरिदम को राइट करेंगे। और एल्गोरिदम को राइट करने का कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक रूल है, आपको ये भी पता होगा कि एल्गोरिदम कैन बी रिटन इन एनी नेचुरल लैंग्वेज, इट मे बी हिंदी, इट मे बी इंग्लिश और इट मे बी एनी अदर लैंग्वेज, ओके। दैट मीन्स कि आपको ये सिर्फ ये देखना है कि हाँ, वो जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम किस तरीके से एक सीक्वेंस को हम वहां पे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप उस सीक्वेंस को फॉलो कर लेते हैं, देन आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, दैट विल बी द फ्लो चार्ट, ओके। What is the flow chart? Flow chart is just like a pictorial representation of your algorithm. जो भी आपने एल्गोरिदम लिखा है, जो कि किसी भी नेचुरल लैंग्वेज में लिखा है, उसको हम क्या करते हैं, एक पिक्चर फॉर्मेट में डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे आपने स्लाइड के अंदर में मैंने आपको बताया था सिस्टम डिजाइन, तो सिस्टम डिजाइन के अंदर में मैंने बताया था कि देयर आर डिफरेंट टूल्स दैट विल बी यूज्ड टू डिजाइन एनी सिस्टम, दैट इज द DFD, डेटा फ्लो डायग्राम, ठीक है। डेटा फ्लो डायग्राम पढ़ा था। फिर आपने ये भी देखा था ER डायग्राम, दैट मींस की एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम,
डीएफडी के अंदर में हम किसी भी सिस्टम को वहां पे डेवलप कर पा रहे थे, और ईआर डायग्राम किसके लिए यूज कर रहे थे, हम लोग डेटाबेस डिजाइनिंग के लिए यूज कर रहे थे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एक तरीके का जब हम सिस्टम डिजाइन करते हैं, यानी प्रोग्राम को, एल्गोरिदम को जब हम एक पिक्चर में इंडिकेट करते हैं, तो दैट इज द सिस्टम डिजाइन एंड दैट इज नोन एज द फ्लो चार्ट ऑफ एनी सिस्टम। ओके, क्लियर। तो बेसिकली सबसे पहले एल्गोरिदम हो गया, नेक्स्ट आपका फ्लो चार्ट हो गया, और थर्ड आपका क्या होता है, स्यूडो कोड। स्यूडो कोड का मतलब क्या होता है कि बेसिकली स्यूडो कोड जो हम लोग लिखते हैं उसका कुछ एक स्पेसिफिक रूल्स होता है, लेकिन स्यूडो कोड को कोई भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसको कंपाइल या इंटरप्रेट नहीं करता है, ठीक है ना। वो सिंपली एक तरीके का कोड होता है जो कि हम लोग वहां पे लिखते हैं। स्यूडो कोड को हम चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप एल्गोरिदम लिख लिया, आपने फ्लो चार्ट बना दिया, तो देन वी कैन इजीली राइट अ प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो जिस तरीके से पीडीएलसी का कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर में एसडीएलसी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। लेकिन पीडीएलसी को हम क्या बोल सकते हैं, वो एक ब्रॉड नहीं है, वो सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए इफिशियंट है, लेकिन जो हमारा एसडीएलसी है दैट विल बी इफिशियंट फॉर द होल सॉफ्टवेयर। ओके, now we discuss about the term software engineering, ठीक है। basically software engineering provides a methodology to develop any software which is more reliable and efficient in the required working environment, ठीक है ना। ये क्या करता है, एक मेथोडोलॉजी हमें प्रोवाइड करता है जिसके अंदर में हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप भी कर सकते हैं, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर रिलायबल होगा, इफिशियंट होगा। देखिए यहाँ पे जो एक रिलायबल का जो टर्म्स है, can any student explain what is the term reliable means? What is the concept of reliable in software? सर जैसे हम लोग एसडीएलसी में पढ़े थे रिलायबल, yes, लाइक कि वो मोर कॉम्प्लेक्स, जो भी कॉम्प्लेक्स चीज उसको और इजी बनाता है, yes, और ठीक है, यूजफुल बनाता है। ओके देखिए रिलायबल ये भी सही है। रिलायबल के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी बताया था कि रिलायबल का मतलब ये है कि अगर हमारा डेटा, दैट मीन्स कि डेटा जो हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर में हम स्टोर कर पा रहे हैं, ठीक है, या जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसका मेन एम्बिशन यही होगा कि हम डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली जो हमारा डेटा है वो किस तरीके से हमारे पास स्टोर हो रहा है, वो किस मैनेज्ड वे में स्टोर है, ठीक है। अगर हमारे पास डेटा है तो डेटा, अगर सपोज कीजिए कि अगर हमारा डेटा करप्ट हो जाता है तो उसके लिए हम बैकअप पॉलिसी क्या है, यानी रिकवरी पॉलिसी क्या है, यानी दैट मीन्स कि रिलायबल इंडिकेट्स द रिस्क फैक्टर। जो भी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर में जो भी हमारे रिस्क फैक्टर्स आएंगे, ठीक है ना, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जहां पे रिस्क फैक्टर नहीं आएगा। वो हो सकता है सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू हो सकता है, या इट में भी हो सकता है ये हार्डवेयर रिलेटेड इशू हो सकता है ना। तो दोनों इशू जो आ रहा है इसके अंदर में ऐसा कोई इशू क्रिएट ना हो जाए जिससे आपका पूरा का पूरा डेटा ही लॉस हो जाए। अगर डेटा के अंदर में कुछ इफेक्ट पड़ता है तो हाउ कैन बी रिकवर, ठीक है ना, दैट इंडिकेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी, ठीक है ना। एक तरीके से हम बोल सकते हैं रिलायबिलिटी का मतलब है कॉन्फिडेंस। दैट मीन्स कि वो सॉफ्टवेयर हमें ये कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा कि आपका डेटा कभी भी लॉस्ट नहीं होगा, ठीक है ना, क्लियर। नाउ वी देखिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब आया तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आने के पीछे रीजन क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली बहुत 1960 या 70 के करीब में इसका ये टर्म आया, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुआ। उस टाइम में एक 1967 और 68 के अंदर में एक एज आया था जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस एज, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर क्राइसिस एज। सॉफ्टवेयर क्राइसिस एज का मतलब ये होता है कि दैट मीन्स कि हम पहले सॉफ्टवेयर तो डेवलप कर पा रहे थे लेकिन वो सॉफ्टवेयर हमारे लिए रिलायबल नहीं था। रिलायबल का मतलब ये हो गया कि दैट मीन्स कि हम उसको बहुत लॉन्ग टर्म तक हम उसको यूज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। व्हाट विल बी द रीजन, दैट मीन्स कि इट मे बी द सम लॉजिकल रीजन, इट सम मे बी द कॉन्सेप्चुअल रीजन और इट मे बी सम हार्डवेयर इशू, है ना। मान लीजिए कि हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है, हम 2 या 3 मंथ्स उस पर काम कर पा रहे हैं और 2-3 मंथ्स के अंदर में सपोज कीजिए कि हमने उसमें कोई चेंज करवाया, ठीक है ना।
चेंज जैसे ही कराया और सिस्टम हम पे काम करना स्टार्ट हुआ, वो पूरा का पूरा सिस्टम ही क्या हो गया, वो उसका पूरा का जो उसका मेन वर्क था, वो पूरा का पूरा वर्क ही उसका वो डिविएट कर गया। यानी जिस पर्पस के लिए हम उसको यूज कर रहे थे वो पर्पस उससे अब सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो दैट मीन्स कि जो भी सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है कि जो भी कुछ एडिशनल फीचर अगर हम उसमें ऐड कर रहे हैं उसको वो क्या कर रहा है, अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इस तरीके का प्रॉब्लम 1968 के करीब में आया था, जिसमें क्या होता कि सॉफ्टवेयर तो हम बना पा रहे थे इजिली, लेकिन वो सॉफ्टवेयर रिलायबल नहीं था हमारे लिए। कभी डेटा क्रैश हो गया, कभी कुछ हो गया, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जाकर के उसका एंड हो रहा था। ठीक है, तो इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस किया गया। ठीक है, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर में ये टर्म्स सबसे पहले यूज किया गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, और उसी जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी के अंदर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट आया। फिर वहां पे कॉन्सेप्ट आया SDLC का, और उसी के अंदर में आपका एक मॉडल डेवलप किया गया जो सबसे पहला मॉडल था, जो कि मैंने बताया भी आप लोग को, दैट इज नोन एज द वाटरफॉल मॉडल। क्लियर है? समझ में आ गया? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज बेसिकली रिलेटेड विद द सॉफ्टवेयर क्राइसिस। सॉफ्टवेयर क्राइसिस पे जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी से ये सारी चीजें निकल के आई थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, SDLC और एक प्रोसेस मॉडल्स। क्लियर? तो सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आने के बाद सर सॉफ्टवेयर क्राइसिस कभी नहीं हुआ सर? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस तो अभी भी है लेकिन उसका रेशियो कम है। जैसे मानते हैं ना, जैसे सपोज कीजिए कि हम कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, वर्क परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें आप देख रहे हैं कि सपोज कीजिए कि एरर आने का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो एक अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उसमें उसके एरर प्रोबेबिलिटी सपोज कीजिए कि 50% है, और आप जो सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर में दिख रहा है कि ये 1% का प्रोबेबिलिटी है एरर का। ठीक है, तो एरर तो दोनों जगह पे है। ठीक है, लेकिन किसको हम ज्यादा इफिशिएंट मानेंगे? जहां पे 1% आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा ये चीज हम ऐसा ये चीज नहीं हम बोल सकते। देखिए टेक्नोलॉजी का एज है ना, तो टेक्नोलॉजी के एज के अंदर में अगर आप ये चीज बोलने चाह रहे हैं कि हम आई एम परफेक्ट, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी के एज के अंदर में एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आज से अगर हम 10 to 15 ईयर्स पहले की बात करते हैं तो एनीबडी कैन इमेजिन दैट कि अगर आप सपोज कीजिए कि अगर हम ये चीज माने कि हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होगा जिसके अंदर में हम कॉल भी कर सकते हैं, जिसपे हम कंप्यूटर के जैसा सारा वर्क भी परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं। ऐसा इमेजिन था पहले? नहीं था ना। ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने उस चीज को अडॉप्ट किया, टेक्नोलॉजी ने उस चीज को डेवलप किया। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हो कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो AI के कॉन्सेप्ट में IoT का जो अभी वेबिनार आया था, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसके अंदर में जैसे उन्होंने बताया था कि आपका रेफ्रिजरेटर है, उस रेफ्रिजरेटर को भी हम क्या कर सकते हैं, कहीं बाहर बैठे हम उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। क्लियर है ना? यस। ठीक है ना, तो ये जो पार्ट आप बोल रहे हैं ना, क्राइसिस तो हमेशा रहेगा लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी जो रेट है वो क्या होगा, थोड़ा सा धीरे धीरे कम होता है। यस, वेरी गुड। एनी क्वेश्चन? नो था। ओके, गुड। तो बेसिकली नाउ वी कंक्लूड माय सेशन। अटेंडेंस आप लोगों ने कर लिया है। ठीक है, और नेक्स्ट डे से ये चीज ध्यान रखिएगा, दिस इज द रिक्वेस्ट एंड ऑल्सो द वार्निंग। कभी भी अगर हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन कर रहे हैं तो कोई दूसरा कोई उसको ऑफ नहीं करेगा। अगर आइडेंटिफाई हो गया, जैसे आज आइडेंटिफाई हुआ है किसने किया है, तो चलिए फर्स्ट डे था, मैं उस चीज को इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन आगे से ये चीज नहीं होना चाहिए आपके साइड से। ओके, थैंक यू सर। हाँ, ओके, थैंक यू जी सर।